तो आज की हमारी वीडियो है स्कैल्प डिसऑर्डर एंड हेयर एलोपेशिया पे, जहाँ पे हम समझेंगे हेयर फॉल एंड हेयर लॉस को। मतलब कि कितने तरह के एलोपेशिया होते हैं, उनके होने का पीछे का रीज़न क्या है, सोल्यूशन क्या है उसका, और आप अगर सैलून में जॉब करते हो तो क्या सजेस्ट करोगे अपने क्लाइंट को जो उनके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो के साथ बने रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही सैलून एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम मिथुनियाल एंड वेलकम टू हेयर ड्रेसर जोन। तो एलोपेशिया का रीज़न एक्सटर्नल हो सकता है, मतलब कोई बाहरी कारण है। इंटरनल रीज़न हो सकता है, सिंगल रीज़न भी कोई हो सकता है, और मल्टीपल रीज़न मिलके भी एलोपेशिया का रीज़न बन सकते हैं। अब सारे एलोपेशिया पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कुछ एलोपेशिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ क्या कर सकते हैं, ये सब डिटेल में समझने के लिए हमें एक एक करके सारे एलोपेशिया को समझना होगा। तो सबसे पहला एलोपेशिया है हमारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, या फिर आप इसे कहेंगे हेरिडेटरी एलोपेशिया। ये आपको देखने को मिलेगा मेल बार्डनेस पैटर्न या फिर फीमेल बार्डनेस पैटर्न के रूप में। इस टाइम पे जो बाल जा रहे हैं वो इसी एलोपेशिया के थ्रू जा रहे हैं। तो पहले इसे नाम से समझ लेते हैं। एंड्रोजेनिक, ये नाम लिया है एंड्रोजन से। क्या है एंड्रोजन? तो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये बेसिकली एक सेक्स हार्मोन्स का ग्रुप है। इसमें एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये मेंस, वुमेंस, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर सब में प्रोड्यूस होते हैं। वुमेंस के कंपैरिजन में ये मेंस में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये जानने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये माइंड के पास पीनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, विंड पाइप के पास थायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से, उसके नीचे थाइमस ग्लैंड से, किडनी के ऊपर एंड्रल ग्लैंड से, उसके नीचे पेनक्रीन ग्लैंड से, और मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम में टेस्टिकल से, और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे कॉमन जो इसमें है टेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में आपने सुना होगा, या फिर डीएचटी विच इज डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में सुना होगा। नहीं सुना तो इस वीडियो में डिटेल में समझ लेते हैं आज। टेस्टोस्टेरोन इंडिविजुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे वो पबर्टी को लाता है। पबर्टी के टाइम पे, पबर्टी एक्चुअली वो एज होती है जब हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं, हम एडल्ट हो रहे होते हैं। उस टाइम पे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, हमारे डिज़ायर चेंज होते हैं, बॉडी में एक्सेसरी की ग्रोथ होती है, वोकल कॉर्ड चेंज होता है, मतलब वॉइस में डेप्थ आती है, आवाज़ का भारी होना, रेड ब्लड सेल्स को बनाना, मसल्स को बनाना, बॉडी को डेवलप करने का काम करता है। पर जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होता है, इसी से एक्सट्रैक्ट होता है डीएचटी विच इज़ डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो बाद में रीज़न बनता है फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करने का। और ये दोनों ही एंड्रोजन है, और इसी एंड्रोजन के नाम पे रखा है इस एलोपेशिया का नाम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब डीएचटी की वजह से हेयर लॉस, हेयर फॉल कैसे होता है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब बॉडी में एंड्रोजन लेवल इंक्रीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा है, डीएचटी इंक्रीज़ हो रहा है, और ये डीएचटी सीधा जाके फाइट कर रहा है फॉलिकल से, जहाँ पे फॉलिकल को धीरे धीरे करके श्रिंक करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट बने हैं मार्केट में डीएचटी ब्लॉकर के नाम से, पर डीएचटी तब तक हेयर फॉल, हेयर लॉस नहीं करता जब तक बॉडी नहीं चाहती। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि मेनोपॉज के टाइम पे जब एस्ट्रोजन लेवल गिरते हैं, एंड्रोजन लेवल इंक्रीज़ होते हैं, तो हेयर लॉस, हेयर फॉल होता है। मेनोपॉज एक्चुअली वो टाइम है जब हम धीरे धीरे बॉडी से फिजिकल नीड को खो रहे होते हैं। ये अपोजिट है पबर्टी के। दोनों ही सिचुएशन में एंड्रोजन लेवल इंक्रीज़ होते हैं, पर बॉडी पबर्टी के टाइम पे हेयर लॉस नहीं करती, और मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी हेयर लॉस करती है। और ये हेयर लॉस काफ़ी सिचुएशन में ऐसे देखा जाता है। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहे हो तो हेयर लॉस होता है, प्रेगनेंसी के बाद भी हेयर लॉस होता है, सडन वेट लूज़ किया है तो हेयर लॉस होता है, मेल नरिश हो, न्यूट्रिशन कंपनी नहीं ले रहे तो भी हेयर लॉस, हेयर फॉल होता है। अब यहाँ पे हेयर लॉस, हेयर फॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी यहाँ पे बाकी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में ज़्यादा फोकस दे रही है। बॉडी का प्राइम काम यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है रादर देन मेकिंग हेयर। अब हम हेयर पे भी इतने ही डिपेंड है, पर इस टाइम पे बॉडी सिर्फ उसी फॉलिकल को टारगेट करती है जिस पे बॉडी सबसे कम डिपेंडेंट होती है। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो जिम करते हैं और मसल्स को गेन करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जिम कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपनी बॉडी को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। हम अपनी बॉडी को ये बता रहे होते हैं कि हमारा प्राइम काम है वेट उठाना, मसल्स गेन करना। तो जब हम जिम करते हैं, वेट उठाते हैं, उस टाइम पे हमारी मसल्स ब्रेक होती है। रेस्ट करते हैं तो मसल्स जुड़ती है, और बार बार कंसेशन होकर वेट उठाने से मसल्स ब्रेक होती है, फिर जुड़ती है, फिर ब्रेक होती है, फिर जुड़ती है। इस तरह से वो एक शेप लेती है। पहले पहले तो हमें हमारी बॉडी बताती है कि आपका प्राइम काम वेट उठाना या मसल गेन करना नहीं है। तो जो लोग बिगिनर हैं, जिम करते हैं, उनके काफ़ी जल्दी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में पेन की वजह से। तो एक बार जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाए तो उस टाइम के बाद वेट उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग प्रोफेशनल होते हैं
वो जो सेट करते हैं उसके बीच में टाइम कम देते हैं, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करके जिम करते हैं। इस तरह से उनका लैक्टिक एसिड स्लो बिल्ड होता है, और जिनका लैक्टिक एसिड स्लो बिल्ड होता है उनकी मसल्स काफ़ी अच्छी गेन होती है, वो वेट ज़्यादा उठा पाते हैं। और मसल्स को और तेज़ी से गेन करने के लिए लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होता है। जब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि टेस्टोस्टेरोन मसल बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो टेस्टोस्टेरोन तो मसल बनाता है, पर जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बिल्ड हो रहा है इसी से DHT भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और ये DHT फॉलिकल को टारगेट करता है। तो जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं मसल्स को गेन करने के लिए, उनको एक्ने, हेयर लॉस को फेस करना पड़ता है। हर स्टेरॉइड लेने के वाले के साथ ऐसा नहीं होता, पर रिसर्च स्टेरॉइड से बढ़े हुए DHT को ही हेयर लॉस हेयर फॉल का रीज़न मानती है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी हेयर बनाने से ज़्यादा मसल्स बनाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब बॉडी को ये कैसे पता चलता है कि मैं इस फॉलिकल पे डिपेंड नहीं हूँ या फिर इस फॉलिकल की मुझे ज़रूरत नहीं है? तो यहीं आता है इस एलोपेशिया का दूसरा नाम, हेरिडेटरी एलोपेशिया। हेरिडेटरी मतलब कोई चीज़ जो हम फैमिली से कैरी करते हुए आ रहे हैं, जेनेटिकली कैरी करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया और भी चीज़ें, तो एलोपेशिया भी हम जेनेटिकली ही कैरी करते हैं। अगर आपके दादा के बाल गए थे, फादर के बाल गए थे, तो पॉसिबिलिटी है आपके भी जाएंगे। और जेनेटिक हम आज से कैरी नहीं कर रहे, पहले जब हम जानवर थे, जानवर से आदि मानव बने, आदि मानव से इंसान बने, धीरे धीरे हमारी बॉडी में से हेयर की डिपेंडेंसी कम होती चली गई। जैसे जैसे हम कंफर्ट जोन में आए, हेयर कम होते चले गए, जो कि इम्पोर्टेंट भी था। पर आज के टाइम पे हम धीरे धीरे जो क्राउन एरिया है इसकी डिपेंडेंसी को भी कम करते जा रहे हैं। जहाँ उठते टाइम, बैठते टाइम हमारा ये वाला पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट यूज़ हो रहा है, पर इंटरनल पार्ट यूज़ नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे बॉडी मतलब DHT सिर्फ उसी फॉलिकल को टारगेट करता है जिस पे बॉडी सबसे कम डिपेंड करती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, जेनेटिक्स से हम फाइट नहीं कर सकते, पर अगर एक माइनर ऐसे आप हेड मसाज लेना स्टार्ट कर दो, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखना स्टार्ट कर दो, और जैसे थोड़ी बड़ी एज में आते हो तो मिनॉक्सिडिल, ओमिनेक्सिल, L-कार्निटिन, L-टार्ट्रेट ये सब यूज़ करके ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रख सकते हो। अब अचानक से एलोपेशिया नहीं होता है, इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉलिकल श्रिंक होते हैं, और जैसे ही फॉलिकल श्रिंक होते हैं पतले हेयर, फाइन हेयर आने स्टार्ट होते हैं। फाइन हेयर आने स्टार्ट हो जाए तो मतलब आपका एलोपेशिया स्टार्ट हो चुका है। पर अगर आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखते हो तो डर्मापेपिल एक्टिव रहता है, वो न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट फॉलिकल तक पहुंचाता है। फॉलिकल एक्टिव रहता है तो श्रिंक होने में टाइम लेता है, और जब फॉलिकल श्रिंक होने में टाइम लेता है तो आपका एलोपेशिया डिले हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में 30 साल में एलोपेशिया होता है तो आपको 32 साल में शिफ्ट हो सकता है, और अगर आपकी जनरेशन इस एक्टिविटी को कैरी करती चले जाए तो एलोपेशिया डिले किया जा सकता है 30 से 32 साल, 32 से 35 साल, 35 से 40 साल। पर ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। हर इंसान इतना टाइम नहीं दे पाता, तो इसलिए इसका दूसरा सोल्यूशन भी है, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें आपके पीछे के हेल्दी फॉलिकल को निकाल के आगे की तरफ प्लांट कर दिया जाता है। ये करने के लिए सबसे पहले आपके स्कैल्प में एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जिससे आपके स्कैल्प में से फॉलिकल को निकाल रहे हों और वापस लगा रहे हों तो आपको पेन ना हो। इस ट्रीटमेंट के बाद सर्जन आपको प्रिकॉशन देते हैं कि आपको स्कैल्प पे हाथ नहीं लगाना, सोते समय हेड को स्ट्रेट फॉर्म में रखना है, क्योंकि अभी भी जो नए फॉलिकल लगाए हैं उनको भी टाइम लगता है ब्लड वेसल से कनेक्ट होने में। तो ये ट्रीटमेंट बेस्ट है उनके लिए जिनकी पीछे की डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पीछे की तरफ से ही फॉलिकल निकल रहे हैं तो पीछे डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसका विजुअली तो पता नहीं चलता, पर आगे भी जब फॉलिकल को लगाया जाता है तो पहले जैसी डेंसिटी नहीं आती है, पर फिर भी जो आपका बोलनेस पैटर्न होता है उसको अच्छे से कवर कर लिया जाता है। इसका रिजल्ट देखने में भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये 99.9% सक्सेसफुल रेट से काम करता है, पर जैसे मैंने बताया एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो बहुत से लोग ये ट्रीटमेंट नहीं कराते और इससे भी आसान मेथड अपनाते हैं हेयर पैच का। हेयर पैच आते हैं डिफरेंट टाइप के, सिंथेटिक हेयर, सिंथेटिक प्लस नेचुरल हेयर, नेचुरल हेयर, और नेचुरल हेयर में भी रेमी हेयर, नॉन रेमी हेयर, डोनेट हेयर, मतलब जैसी क्वालिटी वैसा उसका प्राइस। 5,000 से 25-30 हज़ार का प्राइस जाता है, पर आपको पैच एक ही बार लेना होता है। जैसे ही डेंसिटी कम हो जाए इसको दोबारा से रिफ़िल भी कराना होता है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको हर 10 से 15 दिन बाद सर्विस लेनी होती है, क्योंकि इस पैच को ग्लू एंड टेपिंग के थ्रू लगाया जाता है, तो हीट जनरेट होने की वजह से, ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से वो ग्लू एंड टेपिंग छूट जाती है। तो जब इसको निकाला जाता है तो काफ़ी स्मेली होता है, स्किन इरिटेशन, स्किन फंगस, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पर पैच को निकाल के पैच को क्लीन किया जाता है, आपके हेड को क्लीन किया जाता है, मसाज दी जाती है और वापस ग्लू एंड टेपिंग के थ्रू इसे लगा दिया जाता है। तो काफ़ी सिंपल है इसका प्रोसेस।
पर सर्विस के चार्ज बहुत हैं। दिल्ली में फिर भी सस्ता है, साउथ साइड काफ़ी महंगा है। अभी तक हमने इस वीडियो में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हेरिडिटी एलोपेशिया को डिटेल में समझा है। तो अब आपको पता है अगर आप सैलून में जॉब करते हो तो आपको क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है। अगर आपका क्लाइंट पैच के साथ कंफर्टेबल है, सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, तो हेयर पैच सजेस्ट करोगे, कौन सी क्वालिटी का करना है ये भी आपको पता है। अगर आपका क्लाइंट सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए कंफर्टेबल है और कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहता है तो हेयर ट्रांसप्लांट उन्हें सजेस्ट करोगे। और ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करना तो ये आप हर क्लाइंट को बता ही सकते हो। तो सीधा चलते हैं आप नेक्स्ट एलोपेशिया की तरफ, जो है हमारा एरियाटा एलोपेशिया। एरियाटा एलोपेशिया, इसको भी नाम समझ लेते हैं। जब एक साथ बहुत सारे हेयर बल्क में किसी एरिया से निकल जाते हैं तो उसे एरियाटा एलोपेशिया कहते हैं। ये भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अभी अगर किसी को हो रहा है तो पहले आपको उसे बताना है, समझाना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, पर ऐसा नहीं है। ये भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है। इसमें पूरी बॉडी अच्छे से एक्टिव रहती है, बस एक एरिया के हेयर निकल जाते हैं जो कि खुद रिकवर भी हो जाते हैं। पर अगर आपको कोई चांस नहीं लेना है यहाँ पे, आपको सीधा स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट को रेकमेंड करना है, जो अच्छे से डायग्नोस करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्किन टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, फिर खाने वाली मेडिसिन अलग देते हैं, लगाने वाली अलग, दिन की अलग, रात की अलग, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, मतलब विद प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन देते हैं, जिससे इस एलोपेशिया को जल्दी से रिकवर किया जा सकता है। और मान लो कि अगर ये एलोपेशिया रिकवर नहीं हो रहा, मतलब जहाँ से बाल गए वहाँ पे बाल दोबारा नहीं आ रहे, फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसको सर्जरी के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। अब सर्जरी के थ्रू जरूरी नहीं है कि हेयर को प्लांट किया जाए। अब इसमें जो एरिया में गैप बना होता है उसके आसपास की स्किन को स्ट्रैक करके खींच के मतलब स्ट्रेच कर दिया जाता है, जिससे जो गैप बना है उसको फिल कर देते हैं। तो ये भी तरीका है इस एलोपेशिया को ठीक करने का। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो बाकी के एलोपेशिया को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में बताना है। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही सैलून एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। बाय।